आज की हमारी ये गोष्ठी भी है और अभ्यास वर्ग भी है। हम ही वक्ता हैं, हम ही श्रोता हैं और हम ही वक्ता और श्रोता दोनों को नियमन में रखने वाले भी हैं। तो यहाँ गोष्ठी है, उसमें एक विचार का प्रतिपादन होगा, परंतु इसका स्वरूप है और उद्देश्य है वह अभ्यास वर्ग का है। किसका अभ्यास वर्ग है? तो विद्यापीठ के प्रमुख कार्यकर्ताओं का यह अभ्यास वर्ग है। उद्देश्य क्या है? तो विद्यापीठ का शिक्षा विचार जो है, हम विभिन्न विभिन्न आयामों में भारतीय शिक्षा के विचार की चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, लेखन करते हैं, प्रस्तुति भी करते हैं। तो किसके सामने करते हैं? तो कभी विद्वज्जनों के सामने करते हैं, कभी सर्वसामान्य लोगों के समक्ष करते हैं, कभी छात्रों के समक्ष, कभी शिक्षकों के समक्ष, कभी अभिभावकों के समक्ष। ऐसे विभिन्न विभिन्न स्तरों पर हम प्रस्तुति करते हैं। परंतु कौन प्रस्तुति करता है? तो कभी कभी हमारे परिवार के कुछ लोग, जैसे कभी आप गोष्ठी में देखते होंगे तो संदीप जी ने विषय रखा या राजेंद्र जी ने रखा या प्रस्तावना के रूप में कभी विपुल भाई ने रखा, कभी नियति ताई ने रखा, ऐसे कुछ करते हैं। परंतु सर्वसामान्य हम सभी कार्यकर्ताओं की मानसिकता क्या होती है कि हम तो व्यवस्था करने वाले हैं। बहुत हो गया तो कभी परिचय दे देंगे, कभी अमृत वचन पढ़ेंगे या कभी समय आया तो गीत गाएंगे, ऐसा करेंगे। एक तो ऐसा न होकर हमारा मानस ऐसा बने कि हमें विचार की प्रस्तुति करना है और जैसे प्रस्तुति होनी चाहिए वैसे करने तक हमें इसका अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास से ही सारी बातें होती है। कभी पहली बार करेंगे तो इधर उधर होगा ही। जैसे कई वक्ताओं से हमने सुना है कि मैंने पहली बार मेरा वक्तव्य था और मैंने इतनी तैयारी की थी और सब किया था और रट लिया था और अभिनय करके भी देख लिया था, परंतु प्रत्यक्ष सभा में जो भाषण करने के लिए खड़ा हुआ तो सारा गायब हो गया और 1 घंटे तक जो तैयारी की थी वह 20 मिनट में समाप्त। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोलूं, तो मैं बैठ गया। तो ऐसा तो पहली बार में ऐसा होता है और फिर वही काम जब हम 25वीं बार करते होते हैं तो लोगों को याद करवाना पड़ता है कि समय हो गया, अभी आपका भाषण पूरा करो। तो अभ्यास से सहजता भी आती है और विश्वास भी आता है। इसलिए पहला काम हमको अभ्यास करना है। किस बात का? तो विद्यापीठ का विचार हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ऐसा कहते हैं ना। प्रत्यक्ष जो फील्ड में, क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको यह विचार प्रस्तुत करना है। प्रस्तुति तक पहुंचने से पहले हमें ये अवगत होना चाहिए, हमको पता भी तो होना चाहिए कि ये समग्र शिक्षा योजना है क्या, समग्र का अर्थ क्या है, योजना कैसे बनती है, शिक्षा के बारे में हमें कैसा सोचना है। तो ये विचार पहले हमें अवगत होना चाहिए, माने हमको पता होना चाहिए। कैसे कैसे पता होता है? तो पहले सुनकर पता चलता है, पढ़कर पता चलता है। परंतु सुनना और पढ़ना अगर आगे हमने चर्चा नहीं की और चिंतन नहीं किया तो फिर धीरे 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 इसे फेड होता जाता है, क्षीण होता जाता है और हम भूल जाते हैं। तो कभी 5, 7, 10 बौद्धिक सुने हैं तो कभी एक बौद्धिक का ये वाक्य याद हो रह जाता है, कभी दूसरे बौद्धिक का याद रह जाता है और हमारा सारा खिचड़ी हो जाता है। हमको वाक्य स्मरण में होते हैं,
परंतु एक विचार अच्छी तरह से प्रस्तुत करना नहीं जमता है। मैं कई बार मैंने दिल्ली का उदाहरण दिया है, अनेक लोगों को याद भी होगा। अब देखो, वही दिल्ली का उदाहरण 10 वाक्यों में हमने 50 बार सुना है। हम बोलने लगेंगे तो 10 वाक्य नहीं बोलेंगे, वो उसमें से 2 बोलेंगे, फिर अंत वाले 2 बोलेंगे, फिर बीच में से एक आध याद आएगा। ऐसा सुना है, याद है, पता चलता है, समझ में आया है, तो भी नहीं हम रख पाएंगे, क्योंकि हमने कभी प्रयास ही नहीं किया, कभी चर्चा भी नहीं की, कभी फिर से स्मरण नहीं किया, चिंतन नहीं किया उसके ऊपर। इसलिए सुनने के आगे नहीं जाती है गाड़ी। तो हमको चर्चा करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए और बोलना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तुत करने के लिए व्यवस्थित पद्धति से तैयारी भी करना चाहिए। जैसे आज अभी हमको बताया कि एक विषय प्रस्तुत होगा, वो तो हम ही करने वाले हैं, और हर एक को इस विषय पर बोलना है, अपना विचार बताना है। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बोलना है। अब कई हमारे में से ऐसे होंगे कि जिनको 5 मिनट से तो पेट बिल्कुल भरेगा नहीं, उनको 10, 15, 20 मिनट तक भी वो विषय प्रस्तुत करना जमेगा। परंतु अधिकांश ऐसे होंगे जो 2 वाक्य बोलने के बाद तीसरा क्या बोलना पता नहीं, ऐसा भी होगा। तो हम 3 मिनट तक कैसे बोलेंगे, 2 मिनट तक कैसे बोलेंगे? अब तैयारी करना है तो क्या करना चाहिए, हमें क्या बोलना है वो लिखो, याद करके लिखो, दूसरे को पूछ कर नहीं, याद करके लिखो, लिख कर याद करो और देख लो ये क्रम ठीक है, ये वाक्य ठीक है, वो पूरा भाव व्यक्त होता है, शुद्ध है भाषा, ये सारा देखो। और फिर हमने 5-10 वाक्य लिखे हैं, वो अब बोलो, भले देख कर बोलो, परंतु उसी पद्धति से बोलो तो हमारी प्रस्तुति अच्छी होगी। हमें कुछ कहना है वो कह पाएंगे, और जैसे कहना चाहिए वैसे कर पाएंगे। तो 2-3 मिनट हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। इसका उपयोग व्यवस्थित पद्धति से करना चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या होता है, हाँ ये मुद्दा मुझे बोलना है, मन में ऐसा रहता है, फिर उसके बारे में हमारे मन में कल्पना रहती है कि ऐसा बोलना, बोलते समय वो नहीं आता, बोलते समय आधे मिनट में वो पूरा हो जाता है, और फिर क्या कहना तो कुछ भी बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। तो ये अभ्यास वर्ग है सबसे पहले, और इसमें छोटी से छोटी बात का हमें अभ्यास करना है। कैसे करना, वो अभी मैंने एक उदाहरण बताया आपको कि ऐसे करना है। नहीं तो क्या होता है, मैंने कहा ना कि दिल्ली का निबंध, एक वाक्य यहाँ से एक वाक्य उससे, चर्चा करते समय भी किसी के घर मिलने गए, उसके साथ पुनरुत्थान के बारे में चर्चा करनी है। देखो इस वर्ष का ज्ञान विषय हमारा समग्र शिक्षा योजना है, अब उसके बारे में बताने लगे तो 6 बौद्धिक तो सुने हैं हमने, एक समापन और बीज भाषण भी सुना है। तो 8 सत्र सुनने के बाद फिर 10-15 वाक्य हमारे, एक चौथे बौद्धिक का, एक दूसरे बौद्धिक का, एक समापन का, ऐसे याद हो जाते हैं, और हम कुछ भी कहीं पर भी बोलते हैं। तो ऐसा न हो, इसलिए हमको सुनने के बाद चर्चा, चिंतन, लेखन, प्रस्तुति और फिर कहीं पर भी उसको बताना, इसका अभ्यास करने के लिए ये 2 दिन की गोष्ठी है। इसलिए हम इसको अभ्यास वर्ग माने, कृति सत्र माने। हमको ये करना है तो करते रहे हम, ऐसा इसका उपयोग हमें करना है। दूसरा मुद्दा है कि हमारा जो भी हम कहेंगे वो अधिकृत होना चाहिए। हाँ, हम पुनरुत्थान का शिक्षा विचार बोल रहे हैं
तो वह अधिकृत वाणी से बोलना चाहिए। और इसलिए हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे किसी के साथ औपचारिक अनौपचारिक बात करेंगे तो व्यवस्थित ही बोला जाएगा। फिर एक व्यक्ति जो एक स्थान पर एक 4 व्यक्तियों के समूह के पास जो कहता है, वही विचार दूसरा व्यक्ति दूसरे किसी स्थान पर दूसरे किसी समय पर अन्य कोई 4 लोगों के पास कहेगा, तो दोनों ही लोग कह रहे हैं वो समान है, वो एक है। इसको कहते हैं विद्यापीठ का शिक्षा विचार। विद्यापीठ के कार्यकर्ता समान रूप से और समान आस्था से, समान विश्वास से, समान क्षमता से कह रहे हैं। तो अभी हम अपने अभ्यास वर्ग का इस रूप में उपयोग करेंगे और छोटी से छोटी बात तैयारी के साथ बोलेंगे। मैंने हमें किसी का परिचय देना है तो 1 मिनट में परिचय देना है, तो क्या 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 उसमें आना चाहिए वो हम लिख कर तैयार रखेंगे। फिर वह कितना उपयोगी है अभी इस गोष्ठी में इन श्रोताओं के सामने किस रूप में ये परिचय उपयोगी है, विषय के साथ संबंधित क्या बताना चाहिए, उनके बारे में ये देखना चाहिए। कभी परिचय के बारे में हम देखते ही है ना कि लिखा हुआ परिचय किसी से प्राप्त कर लिया और हम पढ़ लिया, हमको उसमें कोई स्वारस्य ही नहीं है कि ये सब क्या है। तो दूसरा मुद्दा ये हुआ कि हम जो भी कह रहे हैं उसको जीवंत बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे। अब ये अभ्यास वर्ग ये सब कैसे करना इसके बारे में नहीं है, मैं केवल प्राथमिक रूप में कुछ मुद्दे ही बता रही हूँ कि अभ्यास वर्ग में हम कैसे सहभागी होंगे। तो सुनना है और उसके बाद हमको कृति भी करनी है। अब हम आते हैं विषय के ऊपर, समग्र शिक्षा योजना। तो इसमें सबसे ऐसे तीनों शब्द महत्वपूर्ण हैं, परंतु शिक्षा के बारे में तो हम पहले दिन से सुन ही रहे हैं। ये समग्र शिक्षा योजना है। तो समग्र क्या है? किसी भी पदार्थ, किसी भी घटना, किसी भी स्थिति, किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह, उसके जितने अंग प्रत्यंग होते हैं, कि जितने भी आयाम होते हैं, उन सबको एक साथ देखना, सब एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं वो देखना और सबका विचार एक साथ करना, खंड खंड में नहीं करना, समग्र में करना। और फिर विभिन्न आयामों में प्राथमिकता किस बात की है, मुख्य कौन सा है, गौण कौन सा है, सबसे अंत में आने वाला आयाम कौन सा है, इसको जानना। हमारे लौकिक जीवन का उदाहरण हम देखें तो हमारे भोजन में विविध पदार्थ होते हैं। उन विविध पदार्थों को बनाने का तय कैसे होता है, किस आधार पर मेनू तय होता है, किस आधार पर पदार्थ खाना या नहीं खाना ये तय होता है। तो मापदंड क्या है, हमारे भोजन के, हमारे आहार के मापदंड क्या है? मोटा मोटा हम कहें तो 4 मापदंड हैं, छोटे छोटे मिला लिए। उसके बाद एक होता है आहार, जो भी हम पदार्थ खाते हैं वो स्वादिष्ट होना चाहिए। स्वादिष्ट क्यों? अरे खाने में आनंद तो आना चाहिए ना, जीभ को अच्छा लगना चाहिए, उसका स्मरण मात्र हमको अच्छा लगना चाहिए। तो पहले स्वादिष्ट होना चाहिए। दूसरा, अब वो पोषकता से बात करें, भाई आहार तो हम शरीर के पोषण के लिए खाते हैं, तो पौष्टिक होना चाहिए। ये शब्द हमने सुना है कि पौष्टिक होना चाहिए। तीसरा, सात्विक होना चाहिए। ये तो कभी कभी सुनने को मिलता है कि सात्विक होना चाहिए। चौथा, सुलभ होना चाहिए। बनाना लगभग सभी को आना चाहिए, जल्दी बन जाना चाहिए,
ऐसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के मापदंड हैं। हमको पहले पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये इस पौष्टिकता किसको कहते हैं, सात्विकता किसको कहते हैं, स्वादिष्ट किसको कहते हैं। तो हमारे ये सभी बातों का विचार एक साथ करना ये क्या होता है। तो हम तो स्वादिष्ट को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। नहीं, स्वादिष्ट होना चाहिए, लोगों को खाने में अच्छा लगना चाहिए, जीभ को अच्छा लगना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है, शास्त्र कहता है सबसे पहले वह भोजन सात्विक होना चाहिए। सात्विक माने हमारे अंतःकरण को अच्छा बनाने वाला, हमारी मन की वृत्ति प्रवृत्ति, हमारे चित्त के संस्कार, बुद्धि, इन सब को अच्छा बनाने वाला, शुद्ध बनाने वाला, उसका पोषण करने वाला ऐसा होना चाहिए। हमारे विचारों को शुद्ध करने वाला ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहले वो सात्विक होना चाहिए, उसके बाद वो पौष्टिक होना चाहिए, शरीर को पुष्ट करने वाला, पोषण देने वाला, माने निरामयता को बाधित नहीं करने वाला ऐसा होना चाहिए। खाकर लोग एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाता है और पचता नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो पौष्टिक होना चाहिए। तीसरा फिर स्वादिष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सात्विक भोजन है तो स्वादिष्ट नहीं हुआ तो भी सात्विक है तो खाओ, ऐसा भी नहीं, स्वादिष्ट भी होना चाहिए। फिर सुलभ माने वो सरलता से प्राप्त होने वाला होना चाहिए। बनाने वाले को बनाना भी आना चाहिए, नहीं तो सारी सामग्री बहुत अच्छी है लेकिन बनाना ही नहीं आता है तो क्या से क्या हो जाएगा। सुलभ नहीं है, स्वादिष्ट भी है, सात्विक भी है, सब कुछ है, लेकिन मिलेगा ही नहीं तो कैसे होगा। तो मिलना भी चाहिए। अब इन पांचों बातों का, चारों बातों का एक साथ विचार करके अन्न पदार्थ बनाना चाहिए। कोई एक बात, हम पांच पदार्थ बनाएंगे, एक स्वादिष्ट, दूसरा पौष्टिक, तीसरा सात्विक, चौथा सुलभ, पांचवा सस्ता, ऐसा करके तो नहीं चलेगा। जो सात्विक है वो स्वादिष्ट नहीं है, जो स्वादिष्ट है वो पौष्टिक नहीं है, जो पौष्टिक है वो बनाना आता नहीं है, ऐसा नहीं चलता। जो भी पदार्थ बनाएंगे उसमें पांचों आयामों का एक साथ विचार करके वो बनाना चाहिए। ऐसा आहार तैयार करते आना ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आज तो ये देखा ही नहीं जाता। सात्विकता शब्दकोश में ही नहीं है। पौष्टिक और स्वादिष्ट दो में यदि विरोध हुआ कि स्वादिष्ट तो है परंतु पौष्टिक नहीं है, पौष्टिक तो है परंतु खाना अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या पसंद करेंगे? स्वादिष्ट पसंद करेंगे। अरे वो कभी कभी चलता है, ऐसा हम बोल देंगे, नहीं पौष्टिक नहीं है, सात्विक तो बिल्कुल ही नहीं, हाँ तो कभी चलता है लेकिन लोगों को बुलाया है अब मुंह में नहीं बैठता है, ऐसा कैसे बनाएंगे। तो बात तो ठीक है, स्वादिष्ट होना ही चाहिए। इसलिए पाक शास्त्र की कुशलता इसमें है कि जो सात्विक है, पौष्टिक है, वो सबसे अधिक स्वादिष्ट है, ऐसा बनाओ। क्योंकि खाने वाला प्रथम दृष्टि से स्वादिष्ट है उसको पसंद करता है। कितना भी सात्विक हो परंतु घास जैसा खाना कितने दिन खाओगे। तो ऐसे मैं उदाहरण समग्रता का दे रही हूँ कि सभी आयामों का एक साथ विचार करना, उसको कहते हैं समग्रता में विचार करना, समग्रता में विचार करना। तो ऐसा समग्रता में कोई भी काम करना, उसका शास्त्र भारत की परंपरा में बहुत अधिक प्रचलन में था। जीवन में, व्यवहार में किन बातों को प्राथमिकता देना और कौन सी बात नहीं होगी तो चलेगा, इसे अंत में मानना, ये जिसको कहते हैं कि कोठा सूझ, माने अंदर से अपने आप लोगों को पता चलता था। ऐसी सामान्य सहज बुद्धि
छोटे से छोटे व्यक्ति में भी होती थी और वह परंपरा में उतर कर आती थी, बोलचाल में उतर कर आती थी, व्यवस्थाओं में उतर कर आती थी, वैसा ही सब करते थे। इसलिए भारत इतना दीर्घ काल तक जीवित रहा है और दीर्घ काल तक समृद्ध रहा है, सुसंस्कृत रहा है, आराम से जीवन जी रहा है। तो इसके उदाहरण हमको समाज जीवन में, परंपरा में हजारों मिलेंगे। समग्रता का और एक व्यवस्थागत उदाहरण हमारी ड्रेनेज सिस्टम, माने पानी निकासी की जो व्यवस्था थी वो थी। हमारे यहाँ घरों में आंगन होते थे तो उसमें वो ये पत्थर नहीं जड़े हुए होते थे, मिट्टी रहती थी। हमारा स्नान करने का पानी, स्नान करने के बाद जो पानी होता था वो बाहर आंगन में जाता था, मिट्टी में जाता था। बर्तन साफ करने का मिट्टी में जाता था। कोई भी पानी ये करना है, गंदा हो गया, उपयोग में आया तो वो जमीन में सीधा जाता था। होता क्या था, वो जमीन में उतर जाता था। कभी दलदल हो भी गई तो और बालू डाल दो उसमें तो कोरा भी हो जाता था। थोड़ा गीला हो गया ज़्यादा तो हवा से और धूप से वो सूख जाता था, फिर से वो जमीन ऐसी ही हो जाती थी। अब क्या होता था, ये तो मैंने बहुत छोटा उदाहरण लिया, इसकी व्याप्ति भी बहुत है। होता क्या था कि ये पानी भूमि पर गिरने के कारण से, अंदर उतरने के कारण से कुओं में और बावड़ियों में पानी का तल नीचे नहीं जाता था। अभी तो 1000 फुट में पानी नहीं मिलता है, 15 फुट में पानी ऐसे कुएं घर घर में होते थे, स्थान स्थान पर होते थे, तो पानी की समस्या नहीं होती थी। दूसरी ओर पानी की निकासी का प्रश्न ही नहीं होता था और इतना सारा खर्चा भी नहीं होता था। नमी बनी रहती थी, तापमान अपने आप थोड़ा कम होता था तो नमी बनी रहती थी। फिर हम ये जो करते थे, माने बर्तन साफ करने वाला पानी जो है वो भूमि में जाता है तो अन्न में जो अन्न के कण हैं, फिर उसमें जो तेल मसाले आदि सब हैं वो भी तो जमीन पर ही गिरते थे और अंदर भी उतरते थे। तो नमी के साथ साथ नरम भी भूमि रहती थी और खाद हमेशा खाद वाली भी हो जाती थी, माने पोषक ही हो जाती थी। ऐसे भूमि की गुणवत्ता बनी रहती थी। तो एक तरफ खर्च नहीं है, दूसरे तरफ इतनी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम खड़ी करने के लिए जो श्रम होता है, समय जाता है, जो जिस सामग्री का उसमें उपयोग होता है, कितना खर्चा होता है, और वो साफ करने के बाद अंडरग्राउंड ड्रेनेज में गंदा पानी अंदर ही अंदर रहता है तो सड़ता है। दूर दूर तक जाने के बाद इस बड़े जलाशय में ही वो मिलता है तो वहाँ का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। रिसाइकलिंग करके, शुद्ध करके वही गंदा पानी हम पीते हैं फिर से, या कपड़े धोने में और इसमें उसको उपयोग में लाते हैं। बुद्धिमानी कहाँ इसमें? ये तो कोई बुद्धिमानी ही नहीं है। खर्चा भी बढ़ाओ, रोग भी बढ़ाओ, प्रदूषण भी बढ़ाओ और फिर चिल्लाओ कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये समग्रता में नहीं देखने का ये परिणाम है कि सस्ता भी है, सुलभ भी है, आप सरलता से वो पानी की निकासी भी हो जाती है, तापमान भी नियंत्रण में रहता है, जमीन की नमी भी बनी रहती है, पानी भी नीचे नहीं जाता है, वो ऊपर सुलभ होता है, जमीन बंजर नहीं हो जाती है। इतना सारा एक बात करने से हो जाता है, इसको कहते हैं समग्रता का दर्शन। क्योंकि सभी बातों का हमने एक साथ विचार किया
तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसा समग्रता में विचार करने लगेंगे तो हम केमिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, यंत्रों का, ऐसी बिजली से और पेट्रोल से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, खेतों में जंतुनाशक दवाइयाँ और इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। इतना जीवन स्तर बदल जाएगा, इतनी परिस्थिति बदल जाएगी और निरामयता अपने आप आएगी, आराम अपने आप आएगा, सुख अपने आप आएगा, समृद्धि अपने आप आएगी। ये जीवन शैली वैसी बनेगी। इसलिए हमारा ये जो विषय है वो समग्रता में सब कुछ देखो, खंड खंड में नहीं देखो। अपने व्यक्तित्व का ही हम विचार करें तो हमें केवल हाथ नहीं होते, केवल पैर नहीं होते, केवल हाथ पैर नहीं होते, अंदर का पाचन तंत्र भी होता है, रुधिराभिसरण तंत्र भी होता है, चेता तंत्र भी होता है, मस्तिष्क भी होता है, ज्ञानेंद्रियां भी होती है, कर्मेंद्रियां भी होती है। ये सारा मिलकर हमारा ये शरीर बनता है। उसके बाद मन भी होता है, बुद्धि भी होती है, अहंकार भी होता है। ये सारा मिलकर हमारा व्यक्तित्व बनता है। अब हम केवल बुद्धि ही बुद्धि की बात करेंगे तो कर्मेंद्रियों की कुशलता का विचार नहीं किया जा रहा है। कर्मेंद्रियों की कुशलता का विचार करेंगे तो मन भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा विचार नहीं आएगा। फिर मन का ही विचार करेंगे तो बुद्धि नहीं चलती, ऐसा हो जाएगा। तो केवल बुद्धि का, केवल मन का, केवल इंद्रियों का विचार करके नहीं चलता। जैसे कभी हम उदाहरण सुनते हैं ना कि हमारे शरीर को पोषण चाहिए, इसके लिए स्वादिष्ट गर्म भोजन तो जीभ को मिलता है, अब पेट को कहाँ मिलता है? पेट में जाने पर तो कोई स्वाद का पता ही नहीं चलता है। अथवा अन्न तो पेट में जाता है, लेकिन उससे जो रक्त बनता है वो तो पूरे शरीर में जाता है। काम तो हाथ करते हैं, परंतु उसका लाभ पूरे शरीर को होता है। तो फिर हमें शरीर के बारे में समग्रता में विचार करना चाहिए। हमें पूरे व्यक्तित्व की बात करेंगे तो सर्वांगीण व्यक्तित्व की बात करनी चाहिए। केवल एक व्यक्ति का लाभ इसका विचार करेंगे तो सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन जाएगी। सबका विचार करना चाहिए। तो सब जैसे हैं वैसा उस रूप में उसका विचार करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि समग्रता की यह संकल्पना पूरी सृष्टि को लागू है। हम पंचमहाभूतों का विचार नहीं करेंगे तो प्रदूषण होगा। हम प्राणियों का विचार नहीं करेंगे तो या तो अपनी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी या प्राणियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। समग्रता में इस जगत को और जीवन को देखना हमको इस जगत की रचना ही समझाता है कि ये कैसे कैसे सब साथ मिलकर एक जीवन होता है। ऐसी एक उक्ति है, जीवो जीवस्य जीवनम। आहार हमारे निर्वाह के लिए चाहिए। आहार कहाँ से आता है? प्रकृति में कहाँ से आहार आता है? तो एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। एक जीव दूसरे जीव को खाकर ही जिंदा रहता है। हम कहते हैं हम तो जीव को नहीं खाते, हम तो सब्जी खाते हैं। सब्जी में जब तक जिंदापन होता है तब तक ही वो खाई जाती है। मरी हुई सब्जी नहीं खाई जाती। जिंदा सब्जी खाते हैं, प्राण युक्त सब्जी खाते हैं, तभी जिंदा शरीर को पोषण मिलता है। गेहूं और ये सारी बातें हैं, उसमें जिंदापन होता है तभी हमारे शरीर को उससे पोषण मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। खरगोश, हिरण आदि छोटे प्राणियों को खाकर ही बड़े सिंह, बाघ जैसे प्राणी जिंदा रहते हैं। और ऐसा होने पर भी
जंगल में खरगोश भी होते हैं, चीते भी होते हैं, हिरण भी होते हैं, बंदर भी होते हैं, सांप भी होते हैं, नेवले भी होते हैं, मेढक भी होते हैं, सब साथ में रहते हैं। एक दूसरे का आहार होने पर भी सब लोग साथ में रहते हैं। तो प्रकृति की जो रचना है वो आंतरिक एकत्व, आंतरिक परस्पर पूरकता, सभी मिलकर जंगल बनता है, सभी मिलकर सृष्टि बनती है, सारे अंग मिलकर व्यक्तित्व बनता है। ऐसी समग्रता की संकल्पना राष्ट्र जीवन को लागू करना, तो क्या होना चाहिए? सारी बातें एक साथ। तो कुल सारी बातों को यदि 5 बातों में हम समाहित करें, सुख होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और शांति होनी चाहिए। अब ये पांचों एक होगा और बाकी 4 नहीं होंगे, ये 2 मिलेंगे लेकिन बाकी 3 तो नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं चलेगी, ऐसी कोई क्रिया नहीं चलेगी, ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं चलेगा, ऐसा कोई शास्त्र नहीं चलेगा। पांचों बातें एक साथ, ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं चलेगा जिसमें सुख तो मिलता है परंतु शांति नहीं मिलती, समृद्धि तो मिलती है परंतु ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान तो मिलता है लेकिन खाने को कुछ नहीं मिलता और सुख नहीं मिलता। ऐसा नहीं होगा। पांचों बातें एक साथ मिलनी चाहिए, तो ये हमारा मापदंड होना चाहिए। अब इसके ये शिक्षा के साथ जोड़कर बोलेंगे तो आज अर्थशास्त्र जब पढ़ाते हैं, में जो खंड खंड है, समग्रता में नहीं सोचते हैं, तब क्या होता है? तो आज अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, आज के अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो कदाचित समृद्धि तो देते हैं परंतु नीतिमत्ता नहीं है, संस्कार नहीं है और शांति तो बिल्कुल ही नहीं है। समृद्धि देते हैं लेकिन आराम नहीं देते, सुख नहीं देते। सुख मिलता है तो ज्ञान का विरोध हो जाता है। तो पांचों बातें एक साथ अर्थशास्त्र में नहीं सिखाई जाती, इतिहास में नहीं सिखाई जाती, मनोविज्ञान में नहीं सिखाई जाती, टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल ही नहीं सिखाई जाती। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कर करके इतना जंजाल पैदा कर दिया, परंतु आकर्षण सबको इतना अधिक हो गया। टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी, तो क्या दिखता है? कितना विपुल उत्पादन हो रहा है, कितना सारा अपने आप यंत्र माने ऑटोमेटिक हो रहा है। मनुष्य को तो काम करने की आवश्यकता ही नहीं, एआई आ गया, अब किसी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। ये एकांगी विचार हुआ, समग्रता में विचार नहीं हुआ। अरे काम नहीं करना पड़ता, ये मूल में से ये कथन ही गलत है। काम करने के लिए तो शरीर है और काम नहीं करना पड़ता, इसका अर्थ है कि शरीर को निकम्मा बना दिया। और शरीर निकम्मा बनता है तो स्वास्थ्य खराब होता है, बुद्धि खराब होती है, मन खराब होता है। कोई काम ही नहीं करना है, बुद्धि को कोई काम नहीं करना है तो बुद्धि क्षीण हो जाती है और मन को नियंत्रण नहीं है बुद्धि का या परिस्थिति का, तो मन तो बेकाबू हो जाता है और विकृत हो जाता है। तो फिर स्वास्थ्य भी नहीं रहा, शरीर स्वास्थ्य भी नहीं, मनोस्वास्थ्य भी नहीं रहा। तो फिर एआई क्या काम का है या यंत्र ऐसा क्या काम का है कि जहाँ मैंने कोई एक कारखाने में विपुल मात्रा में यंत्रों की सहायता से बहुत कपड़े का उत्पादन होता है, तो उसके सामने हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। अब उनका तो कोई काम ही नहीं है। तो संपूर्ण समाज में से
बुनकर नाम की एक पूरी जाति, प्रजा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो गया, निकम्मा हो गया, तो ये कैसे होगा? शरीर का एक अंग ही निकम्मा हो गया, और फिर उसको पोषण चाहिए, उसको खाना कहाँ से मिलेगा, निर्वाह कैसे होगा? तो फिर वो यंत्रों का मालिक कहता है, मुझे क्यों विचार करना चाहिए कि बुनकर नष्ट हो गई या बुनकरी की विद्या नष्ट हो गई, मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? मुझे तो पैसा मिल रहा है ना, हाँ मैं हायर कर लूँगा सबको। तो वो बुनकर नाम का जो स्वतंत्र स्वमान से जीने वाला कारीगर था, वो अभी नौकर बन गया। जैसे ही नौकर बन गया, उसका स्वमान समाप्त हो गया। स्वमान नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, तो मनुष्यता तो रहेगी ही नहीं। फिर वो या तो स्वमान और स्वतंत्रता नष्ट होने का दुख वो सहन नहीं कर पाता, तो वो नशा करता है, हिंसा करता है, झगड़ा करता है। ऐसा ही सब हुआ तो समाज में अशांति आ गई। क्यों ऐसा हुआ? अब इसका इलाज करो। इसका इलाज करने की आवश्यकता नहीं, उसका मूल जो है वो नष्ट करो, वो दूर करो। तो यंत्र ये इसका मूल है, यंत्र से होने वाला उत्पादन ये मूल है। अब अर्थशास्त्र में ये नहीं सिखाएंगे, टेक्नोलॉजी में ये नहीं सिखाएंगे। क्यों नहीं? टेक्नोलॉजी का विकास तो करेंगे ना, आधुनिकता उसी में है। तो टेक्नोलॉजी का विचार किया, अर्थशास्त्र का सिद्धांत बनाया, स्वार्थ का ही विचार किया और पूरे समाज का सुख नष्ट कर दिया, स्वतंत्रता नष्ट कर दी, संस्कार नष्ट कर दिया। फिर उसके बाद नीति तो है नहीं, अभी नीति नहीं है, तो कानून बनाया, असुरक्षा हो गई सबकी। अब ये समझ में कैसे आएगा? ये तो हमको अर्थशास्त्र की ओर जाओ, टेक्नोलॉजी की ओर जाओ तो साइकोलॉजी समझ में नहीं आती, साइकोलॉजी समझ में नहीं आती तो स्वास्थ्य समझ में नहीं आता। अब स्वास्थ्य की समस्या हो गई तो उधर ऐसी औषधि और ऐसी चिकित्सा का विकास हुआ कि जो पैसे के बिना चलता नहीं, वो व्यापार बन गया। शिक्षा व्यापार बन गई, चिकित्सा व्यापार बन गई, तो हमने संस्कृति के स्थान पर अपसंस्कृति आ गई। तो ये जो नेटवर्क है पूरा, उस नेटवर्क में सारी गड़बड़ पैदा हो गई, क्योंकि हम समग्रता में विचार नहीं करते हैं। आज के विद्या क्षेत्र माने आज की जो शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें खंड खंड में ही बातों को देखना, खंड खंड में ही समझना और उसी के अनुसार व्यवस्था करना, ये इतना अधिक प्रचलन में है कि हमें समग्रता की संकल्पना को समझने के लिए ही बहुत प्रयास करना पड़ता है। पहले अपने आप समझ में आता था, इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी, इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग थी, इतनी अच्छी मकान बनाने की विद्या थी, इतनी अच्छी कपड़ा बुनने की विद्या थी, इतनी अच्छी कृषि करने की व्यवस्था थी कि अपने आप ये जो मैंने पांचों बातें बताई वो अपने आप हो जाती थी, क्योंकि हम सभी बातों को एक साथ देखते थे और एक साथ सीखते थे, एक साथ ग्रहण करते थे। कहाँ से ग्रहण करते थे? अपने घर के बड़े बुजुर्गों से ग्रहण करते थे, अपने कारीगर वर्ग से ग्रहण करते थे, अपने विद्यालय से ग्रहण करते थे। विद्यालय में हो या घर में हो या कल कारखानों में हो या व्यापार के केंद्रों में हो, सर्वत्र ये समग्रता का विचार, समग्रता की दर्शन लागू होता था। और हम ये कहते थे कि नहीं, भूमि को नाराज करेंगे तो पाप लगेगा, प्राणियों के प्रति सद्भावना या दया भाव नहीं रखेंगे तो उनका हायकारा लगेगा, तो हमें सुख नहीं मिलेगा। ऐसा हमको
कहने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ते थे, अपने आप ये वृत्ति आती थी कि नहीं, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी बददुआ मिली। अगर उसको दुख हुआ तो हमारे पर उसका प्रभाव होगा। ऐसी समग्रता की दृष्टि हमें पुनः लाना है। भारत के लिए यह स्वाभाविक था, इसलिए भारत की शिक्षा भी वैसी थी, भारत की जीवन शैली भी वैसी ही थी, भारत की बोलचाल की भाषा भी वैसी ही होती थी, भारत के संस्कार भी वैसे ही होते थे। धीरे धीरे करके शिक्षा में से ये बात विलुप्त हो गई। अर्थ केंद्रीय जीवन रचना वाली शिक्षा मिलने लगी। ऐसा मुझे स्वार्थी बनना ही सिखाएगी, ऐसी शिक्षा का प्रचलन बढ़ने लगा। भाई तुम तो अपना विचार करो, बाकी का विचार करने की आवश्यकता नहीं। इसको ही अधिक मात्रा में पढ़ाया जाने लगा। तो ऐसे हमारी 10 पीढ़ियाँ ऐसा ही पढ़ते पढ़ते आज तक पहुँची है। इसको मानसिक दृष्टि से आकर्षक बात बताई जाने लगी, उसके लाभ बताए जाने लगे, और आधुनिक शब्द ही हमको बहुत आकर्षित करता है। आधुनिक होना चाहिए, पश्चिम का होना चाहिए, पश्चिम ही हमारे लिए बहुत आकर्षक लगता है। अभी भी भारत में जिसके पीछे लाखों रुपया खर्च हुए हैं, ऐसे बुद्धिमान युवक यहाँ के प्राध्यापकों ने ज्ञान दिया, यहाँ की जनता ने जो कर दिया, उसके पैसे से जो बड़े बड़े संस्थान चलते हैं उसमें पढ़ाई की। मैंने ज्ञान प्राध्यापकों से मिला, जो व्यवस्था है वो समाज से मिली, माता पिता ने खर्चा किया बाकी का सारा, और इतना सारा करके उच्च विद्या विभूषित होकर नौकर बनने के लिए गए यूएस में। तगड़ा वेतन तो मिलता है, परंतु जिसके कारण से यहाँ तक पहुँचे हैं, उसको प्रतिफल देने के स्थान पर, उसका बदला चुकाने के स्थान पर हम अमेरिका की सेवा करने के लिए चले जाते हैं, और वही अमेरिका भारत की इकोनॉमी कैसे बर्बाद हो जाए उसी की चिंता, वही देखता है। उस अमेरिका की सेवा हम करते हैं। ऐसे बुद्धि कैसे होती है? समग्रता में देखते नहीं है, इसलिए होती है। कृतज्ञता नहीं है, क्यों नहीं? मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैंने तो फीस दी है और मुझे पैसा कमाना है। भारत में रिसर्च ही कहाँ होता है? भारत में कोई पूछता ही नहीं है, भारत में कोई स्कोप ही नहीं है। ऐसे भारत को पराया मानने वाली बुद्धि कैसे आती है? फिर समग्रता में विचार नहीं करते, इसलिए आती है। तो समग्रता में विचार करो तो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, और समग्रता का विचार छोड़ो तो एक के बाद एक समस्याएं निर्माण हो जाती हैं। इसलिए हम समग्र विकास की कल्पना करते हैं और उसके आधार पर शिक्षा करेंगे। और ये किसको मिलनी चाहिए? ये समग्रता की शिक्षा पूरे देश को मिलनी चाहिए। तो शिक्षा और शिक्षा की योजना दोनों का समग्रता में विचार करना चाहिए। देश के कुछ लोगों को ऐसी शिक्षा मिलने से नहीं होता, तो हमें योजना करनी चाहिए देश के 140 करोड़ लोगों को इस प्रकार की समग्रता की शिक्षा कैसे मिलेगी, इसका विचार भी करना चाहिए। केवल प्राथमिक विद्यालय करने से नहीं होगा, तो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, शोध क्षेत्र सभी का एक साथ विचार करना। जब समग्र कहते हैं तो जितने आयाम हैं सबका एक साथ विचार करो। तो हम केवल उच्च शिक्षा का विचार करेंगे तो भी नहीं चलेगा,
केवल प्राथमिक शिक्षा का विचार करेंगे तो भी नहीं चलेगा। अभी घर में शिक्षा जो होती है, पूरे जीवन की शिक्षा का विचार नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा। केवल धर्म की शिक्षा का विचार करेंगे तो भी नहीं चलेगा। केवल अर्थ की शिक्षा का विचार करेंगे तो भी नहीं चलेगा। तो धर्म अर्थ काम तीनों का एक साथ में, गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का पूरा जीवन काल एक साथ में विचार करो। ये अत्र तत्र सर्वत्र, घर में, विद्यालय में, समाज में, जहाँ भी शिक्षा मिलती है उस सब का एक साथ विचार करो। सबका एक साथ विचार करेंगे तो सूत्र बहुत सीधे साधे ही आएंगे। पूरा समग्रता और समग्रता का जो प्रतिफल है वही हम रोज रोज जो कल्याण मंत्र बोलते हैं उसमें प्रतिबिंबित होता है। क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। पहली कामना क्या है? सुख। परंतु किसके लिए? सबके लिए। सर्वे माने कौन कौन आता है उसमें? सर्वे माने मैं और मेरा कुटुंब नहीं, सर्वे माने मेरा गांव ही नहीं, मेरी जाति ही नहीं, सर्वे माने केवल मनुष्य नहीं, भूत मात्र, सर्वे माने केवल भारतीय नहीं, सर्वे माने केवल हिंदू नहीं, तो संपूर्ण मानव जाति। केवल मानव जाति नहीं तो वृक्ष वनस्पति, प्राणी सृष्टि, पंचमहाभूत, संपूर्ण ब्रह्मांड, इसके सुख की कामना। समग्रता माने व्यक्ति नहीं परंतु संपूर्ण विश्व, इसको हमने एक साथ देखा, इनके सुख को देखा। सर्वे संतु निरामयः, यही सारे निरामय माने शारीरिक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हो और सबका कल्याण हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि माने कल्याण, सबको कल्याण प्राप्त हो। तो कल्याण में सब कुछ आ गया, मोक्ष तक की सारी बातें आ गई और किसी को कोई दुख ना हो। ये समग्रता का दर्शन ये परिणाम देता है और इतना सारा विचार हमारा एक श्लोक में व्यक्त हो जाता है। इसलिए जब समग्रता में हम कोई भी बात देखते हैं तो समझते 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 हम बहुत सीधे साधे जीवन के सूत्र प्राप्त करने तक पहुँचते हैं। इसलिए समग्रता का विचार सीधा साधा होता है, ऐसा हमें करना है। तो समग्र शिक्षा योजना के ये सारे आयाम हैं। व्यवहार के आयाम, हमको क्या लक्ष्य लेकर चलना है वो विपुल भाई ने प्रस्तावना में बताया था। तो ऐसे हमको बारी बारी से सत्रों में हम एक एक आयाम की चर्चा करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम अपने आप से फिर समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे कहते हैं इसलिए नहीं, ताई ने कहा है, नहीं ताई कौन होते कहने वाली, वो तो हमारा शाश्वत विचार है, वो हमको याद रहा और समझा इसलिए हम बता रहे हैं, तो हमारा तो नहीं है। तो वो हमारा सबका होना चाहिए। तो हमने सुनने के बाद स्वयं उसके ऊपर विचार करके अपना बनाना चाहिए और अपना बनाकर विश्वास के साथ, माने हमने मानना भी चाहिए कि जो हमने सुना है और जो हमने सोचा है हाँ वास्तव में वही सही है, ऐसा हमको लगना भी चाहिए। और उसके बाद विश्वास के साथ सर्वत्र प्रस्तुत भी करना चाहिए। इसी को कहेंगे कि हम इसका प्रसार कर रहे हैं। ये हमसे आगे बढ़ जाना चाहिए। हम साइड में रहे, एक वक्ता इधर श्रोता, हम व्यवस्था कर रहे हैं, भोजन की अच्छा भोजन खिला रहे हैं, बाकी प्रसाद आप जानो विचार क्या है। ऐसे हम एक तरफ न रहकर भोजन को भी समग्रता बनाए, बैठक व्यवस्था को भी समग्रता का अंग बनाए, समय सारिणी को भी समग्रता का अंग बनाए और लेखन भाषण श्रवण आदि को भी समग्रता का अंग बनाए
ऐसे समग्रता की संकल्पना समझना और फिर उसके लिए शिक्षा की योजना कैसे करना, उसको व्यावहारिक रूप से समझना और करने लगना। वन एंड ऑल, एक एक व्यक्ति से लेकर सभी को मिलकर करना, ऐसा आज की गोष्ठी का विषय है। ये पूरे वर्ष भर का ज्ञान विषय है, उसका ही हमने प्रथम दिन से सूत्रपात किया है। वर्ष भर में हम इसको और आगे आगे बढ़ाते जाएंगे और गहराई से समझते भी जाएंगे और बताते भी जाएंगे। यही हमारे लिए समग्र शिक्षा योजना है, तो वह हमारे लिए भी है और समस्त विश्व के लिए भी है। अभी इतना ही कहकर मैं रुकती हूँ। विपुल भाई ने बताया था कि विचार प्रस्तुति हर सत्र में रहेगी। ये बीज भाषण में कहा कि हमारे चित्त पर आहार का बहुत प्रभाव रहता है और जीवन पर। आहार सही नहीं है तो हम आगे शिक्षा के क्षेत्र में हो या अपने जीवन में जो भी विकास करना है वो हम नहीं कर पाते। तो आज की स्थिति में तो सबसे बड़ा दूषण यही है, आहार। कहीं से भी शुद्ध आहार तो मिल ही नहीं रहा है और लोग भी कुछ भी खा रहे हैं, कल्पना भी नहीं कर रहे हैं कि शुद्ध आहार क्या है। वो भी मुझे लगता है कि आज कई लोगों को पता नहीं शुद्ध आहार क्या खाया जाता है, वो भी पता नहीं। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी कॉम्बिनेशन करके खाते। तो इस समस्या को हम कैसे दूर कर पाएंगे? आगे चलो। ठीक है। हाँ, ताई आपने बताया कि रोजगार ले लिएगा उनसे, वो बात सही है। क्या क्या? रोजगार ले लिए ना, जो कारीगर है, दर्जी है या मोची है, इनसे हमने रोजगार ले लिया। ये बात बिल्कुल सही है कि वो निकम्मे हो गए और वो दूसरी दिशा में निकल गए। मतलब जो कर खेलना, शराब पीना, ये सब उनका हो गया। तो उनके लिए हम समग्रता को कैसे समझा सकते हैं, या हम, क्योंकि उनके पास लोग जाएं, काम करवाएं, उसके तो अभी बहुत समय लगेगा। तब तक तो उनका एक परिवार रहेगा, वो भी उसी, बच्चे भी वही देखते हैं, मार पीट, तो वो भी वैसे ही हो जाते हैं। तो इस स्थिति में अभी के अभी यदि उनको लोक शिक्षा में या कैसे भी, तो लोक शिक्षा में हम समग्रता को कैसे ला सकते हैं? क्या करें, वो सब पूरा, सब प्रश्न भी पूरे हो जाने के बाद उत्तर देंगे। हाँ तो ये ठीक है ना, उनको सारे समग्रता में उत्तर देते हैं। ठीक जी, अपने विचार भी रखना है, सिर्फ प्रश्न नहीं है। समग्रता उत्तर वर्ष हो समग्रता प्रश्न उत्तर तो समग्र एक ही हो। विचार भी रखना, प्रतिभाव और प्रश्न दोनों में से कुछ। अभी आपने जितनी तारीख बात बताई उसमें मुझे 3 बिंदु जो आपने कहा कि शिक्षा की जब बात करेंगे तो 3 बिंदुओं को शामिल करना रहेगा। एक ज्ञान, एक व्यवस्था और तीसरा आर्थिक। इस रूप में मैं समझ पाया, इन 3 बिंदुओं को लेकर शामिल करना पड़ेगा। तो ताई आज की जो ये तो मतलब बात समझ में भी आई, जैसा नीति ताई पूछ भी रहे थे, वो मेरा प्रश्न इसी प्रकार से था कुछ कि यदि हम आज हाथ से बनना या इनका सब शुरू कर लेंगे, हो भी जाएगा कि प्रयास करेंगे, लेकिन 140 करोड़ लोगों के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए, उसमें तो दोहराई नहीं, गुणवत्ता सुधरेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन उनकी पूर्ति करने के लिए यदि यंत्रीकरण नहीं किया गया तो कुछ छूट जाए, मतलब जो मशीन से उत्पादन नहीं करेंगे तो कुछ छूट ना जाए। हमारे क्या छूट जाने का वो है। कहना चाह रहे हैं कि उत्पादन में वो कमी आ जाएगी, ऐसा इनका कहने का है। उत्पादन तो में? यांत्रिकरण से अगर हम खेती नहीं करेंगे, हाँ। उत्पादन में जो है कृषि में उसमें कमी आ जाएगी। उससे कैसे हम केवल कृषि की बात नहीं थी। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में मान लो जूते पहनने हैं या चप्पल पहननी है, छोटी छोटी बातें, मैं केवल खेती की बात नहीं कर रहा, होती दुनिया की बातों को लेकर बात करें, कपड़ों की बात करें, है ना, या ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। मतलब दैनिक लाइफ में देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो एक वो भी कमी हो सकती है। तो मेरा एक शुरू में जिज्ञासा थी, इससे भी होगा तो किस प्रकार से पूरा?
नहीं ये तो मैं पहले बताऊंगी, बाकी तो भाई नहीं ऐसा है कि अभी एक आध प्रश्न का उत्तर दिया तो ऐसे ही प्रश्न और नहीं आएंगे, फिर दूसरे प्रश्न आएंगे। हाँ ये तीनों को शामिल नहीं कर लो फिर तय। देखते हैं। हाँ मुझे भी तो याद रहना चाहिए। हाँ। नहीं ये उत्पादन की बात जो कह रहे हैं ना कि यंत्र नहीं होंगे तो उत्पादन कम होगा, बिल्कुल नहीं, उत्पादन बढ़ेगा। अब मैं जब ये तो यंत्र तो एक यंत्र और 5-7 व्यक्ति मिलकर ये उत्पादन कर रहे, हजारों लोग उत्पादन करने लगेंगे ना, फिर उत्पादन कैसे कम होगा? हाँ आपका एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा, माने बिजली पेट्रोल ये सब कम हो जाएगा। यंत्रों की निर्मित के लिए जो व्यवस्थाएं लगती हैं वो भी कम हो जाएंगी, खर्चा कम हो जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, काम करने वालों को काम करने में सार्थकता का अनुभव होगा, तो नशाखोरी कम हो जाएगी। इसलिए कुल मिलाकर हाथ से काम करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, दीर्घकाल तक उत्पादन होता रहेगा। आपने खेती की बात की ना, 10,000 वर्षों से हमारे देश में खेती होती आई है, जमीन बंजर नहीं बनी और अन्न की कभी कमी नहीं आई। ट्रैक्टर और पेस्टिसाइड्स और रासायनिक खाद लाए और 100 वर्षों में जमीन बंजर होने लगी, अन्न प्रदूषित हो गया, कैंसर जैसे रोग बढ़ गए, हॉस्पिटल्स बढ़ गए, बेकार में खर्चा बढ़ गया, अन्न की कमी हो गई, समग्रता में नहीं देखा इसलिए। तो ये तो एक मिथ है कि उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम नहीं होगा, उत्पादन बढ़ेगा, गुणवत्ता सुधरेगी, जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी। कुल मिलाकर इसमें नियति ताई के प्रश्न का भी उत्तर आ गया। रोजगार। हाँ उत्तर आ गया रोजगार का भी, ये प्रश्न ही नहीं है लोग। और इसके लिए हमको एक व्यवस्था तो बिठानी पड़ेगी। भी एक वस्तु का आप उत्पादन करते हैं तो उसके ग्राहकों को पहले सिक्योर तो कर लेना पड़ेगा कि कौन इसका प्रयोग करेगा। तो शिक्षा जो है, अर्थशास्त्र की शिक्षा और उत्पादन शास्त्र की शिक्षा में परिवर्तन तो करना होगा, और आज के आज नहीं हो जाएगा, 10 वर्ष तो कम से कम इसके लिए देना होगा। हाँ जी आगे चलो। आगे बढ़ो। ताई के अभी जो ताई ने समग्रता का जो कहा, उसमें से मुझे बचपन की सर्कस याद आ गई। सर्कस में जो कसरतें किया करते थे वो समग्रता में विचार करने के कारण और समग्रता का विकास करने के कारण ही उन्हें वो कसरत हमें देखने मिलती थी। तो ऐसे ही विश्वराज बाम, वो खेल मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी यही बात समझाई थी कि समग्रता में विचार करने के कारण, योग का भी अवलंबन करने के कारण और सभी आयामों को एक साथ उपयोग करने के कारण हम कैसे यश प्राप्त कर सकते हैं। तो समग्रता का यह लाभ भी मुझे उसी कारण ध्यान में आया। जी मेरे प्रश्न तो नहीं है, मैं 2 विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक है यंत्रों से संबंधित। मेरी बहाली बैंक में 1981 ईस्वी में सिर्फ बिहार में उस समय 4,000 लोगों की बहाली, और 90 के दशक में कंप्यूटर आ गया। उसके बाद से एक तरह से छटनी ही शुरू हुई। 200-300 लोगों की बहाली हो रही है। तो बेरोजगारी हमारे यहाँ इन यंत्रों के माध्यम से, हमारे देश में मानव संसाधन बहुत अधिक है और उनको अगर काम मिले तो जैसा अभी जैसे जी का प्रश्न आया, कहाँ से उत्पादन घट जाएगी, ऊपर जाएगा, तो हमारे यहाँ इतने संसाधन हैं, उत्पादन बढ़ेंगे नहीं, आपने बताया। एक तो ये है यंत्रों के कारण बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरा आपने बताया यहाँ के IIT से IIM से पढ़ के लोग विदेश जाते हैं और यहाँ के पैसों की प्रगणता उनके भीतर है, वो विदेशों में सर्विस करते हैं। इसका 2 उदाहरण मैं दूंगा। एक मेरे ही परिवार में रिश्तेदार है,
IIT खड़गपुर से उसने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके पास बहुत सारे खेत भी हैं गाँव में, लेकिन वो नौकरी की तलाश में IIT के बाद नौकरी मिली नहीं। फिर उसने कंप्यूटर की पढ़ाई की और जापान की किसी कंपनी में उसे नौकरी मिली, वो अभी चेन्नई में है, लेकिन अपनी खेती है, एग्रीकल्चर इंजीनियर है, लेकिन वो नहीं कर रहा। ये एक बहुत बड़ी ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है वो है। और दूसरा एक और नतीजा है मेरा, उसने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पढ़ाई की, फ्लोरिडा में PhD की फिजिक्स में, वहाँ वो प्रोफेसर हो गया। फिर मेरे खान से संबंध मेरा हुआ, तो मैंने उसको बताया कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, IISc से किया तुमने, फिजिक्स के प्रोफेसर हो, तुम्हें क्या नौकरी नहीं मिलती? तो वो अभी हमारी बात मान करके वहाँ से रिजाइन करके आया और IIT जम्मू में फिजिक्स का एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये थोड़ा सा खान का भी असर है इस पर। और ये ब्रेन ड्रेन की जो समस्या है, अगर हमारे युवा समझने लगे तो ये समस्या नहीं है। मुझे बस